आदाब, मैं हूं तारिक फरीदी और आप हैं खबरों के सेंटर स्टेज में। आज बात उस बिसात की जिस पर सत्ता के मोहरे अब उस चाल की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका किसी ने गुमान भी नहीं किया हो। मिडल ईस्ट में सीज फायर का शोर तो है, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक ऐसा तूफान सुलग रहा है जो अरब ममालिक की सियासत को हमेशा के लिए बदल सकता है। एक तरफ इजराइल का आयरन डोम अब यूएई की सरहदों की हिफाजत कर रहा है, तो दूसरी तरफ खबर है कि पर्दे के पीछे से पड़ोसी मुल्कों ने ही ईरान की कमर तोड़ने की साजिश रची। भरोसे और गद्दारी की इस जंग के बीच दुनिया के दो सबसे बड़े खिलाड़ी ट्रंप और शी जिनपिंग बीजिंग में आमने सामने हैं, जहां प्रोटोकॉल से ज्यादा तलखियां और ताइवान की रेड लाइन चर्चा में है। लेकिन इस ग्लोबल उथल पुथल के बीच भारत खामोश नहीं है। जहां अब्बास अरागची दिल्ली में डॉलर की बादशाहत को चुनौती देने के लिए ब्लूप्रिंट ला सकते हैं, वहीं पीएम मोदी यूएई के दौरे पर भारत मार्ट के जरिए दुनिया के बाजारों पर कब्जा करने का मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रहे हैं। आखिर क्या है इन दौरों, मुलाकातों और बातों का सच? क्या अरब ममालिक आस्तीन के सांप निकले या ये इजराइल लॉबी का प्रोपेगेंडा है? आज बात इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज का वॉर फाइल। नई दिल्ली में ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने कहा, अमेरिका इजराइल पर गैर कानूनी हमले करने का लगाया इल्जाम। अब्बास अरागची बोले, एक साल में अमेरिका और इजराइल का 2 बार ईरान पर गैर कानूनी हमलों को सही साबित करने के लिए दी गई गलत दलीलें। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप की बीजिंग में चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ अहम बैठक। जिनपिंग ने ट्रंप से कहा, पार्टनर बने, हरीफ नहीं। ट्रंप बोले, आपसे दोस्ती इज्जत की बात। व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया, अमेरिका और चीन इस बात पर राजी हुए हैं कि ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में इंडियन शिप हाजी अली पर ड्रोन अटैक। ओमान के समंदरी इलाकों से गुजर रहा था, तभी हुआ हमला। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा, यह बर्दाश्त नहीं। हमला किसने किया, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार। आज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ईरान जंग की सबसे बड़ी खबर से। खबर यह है कि अमेरिका और चीन इस बात पर राजी हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी खबर है। ये जानकारी व्हाइट हाउस ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर जारी की है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा था कि अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर दबाव बढ़ा, हम एनरिचमेंट 90% तक करने की सलाहियत रखते हैं। अगर दोबारा हमला हुआ हमारे ऊपर तो हम एनरिचमेंट 90% तक ले जाएंगे, यानी न्यूक्लियर वेपन बनाने के बहुत करीब होगा ईरान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि इस खबर पर ईरान की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। ईरान जंग के बीच अमेरिका चीन की बड़ी रजामंदी। दोनों मुल्क बोले ईरान के पास न हो न्यूक्लियर वेपन। व्हाइट हाउस ने एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी है। तनाव के बीच बड़ी डिप्लोमेटिक पहल मानी जा रही है। अमेरिका चीन की रजामंदी पर ईरान का नहीं आया है जवाब। इंतजार रहेगा ईरान के जवाब पर कि अगर यूएस और चाइना के बीच ईरान के न्यूक्लियर वेपन नहीं रखने पर अगर रजामंदी हो गई है तो ईरान का इस पर क्या जवाब आता है, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच हुए सीज फायर के बाद दुनिया को लग रहा था कि शायद अब मिडल ईस्ट में अमन कायम हो जाएगा, लेकिन हकीकत इसके उलट नजर आ रही है। सीज फायर के इस शोर के बीच जंग के वो खतरनाक साइड इफेक्ट्स अब एक एक करके सामने आ रहे हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा था उसके इंकशाफात अब गल्फ कंट्रीज की सियासत में तूफान ला सकते हैं। इजराइल ने पहली बार अपनी सरहदों से बाहर निकलकर यूएई में अपना सबसे एडवांस एयर सिस्टम आयरन डोम और लेजर टेक्निक वाला आयरन बीम तैनात कर दिया। इस तैनाती के साथ ही आईडीएफ के कुछ सीनियर कमांडर्स को भी यूएई भेजा गया था। यह कदम मिडल ईस्ट की सियासत में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि अब तक इजराइल इन हथियारों को सिर्फ अपनी जमीन की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करता आ रहा था, लेकिन अब
यूएई के आसमान की हिफाजत की जिम्मेदारी भी इजरायली कंधों पर है। इस खबर ने उम्मत का दिल ज़रूर तोड़ा होगा, क्योंकि मस्जिद अक्सा का कसूरवार हिजाज की हिफाजत कर रहा है। कितनी हैरानकुन खबर और कितनी परेशान करने वाली बात है ये। जंग की तपिश के बीच ही ये सनसनीखेज खबर भी सामने आई कि यूएई ने ईरान के लवान आइलैंड पर हमले किए थे। लवान आइलैंड ईरान का बहुत बड़ा एनर्जी और तेल हब माना जाता है, और इस जगह को निशाना बनाने का सीधा मकसद ईरान की कमर तोड़ना और उसके माशी तौर पर पूरी तरह से बर्बाद करना था। यूएई की तरफ से किए गए इन हमलों ने यह साफ कर दिया कि वो पर्दे के पीछे से अमेरिका और इजराइल की टीम का हिस्सा बनकर ईरान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए था। इन हमलों को बेहद सीक्रेट रखा गया था ताकि मुस्लिम ममालिक के बीच यूएई की इमेज खराब ना हो और ईरान को भनक न लगे कि उसका पड़ोसी ही उस पर वार कर रहा है। यूएई के बाद सऊदी अरब की तरफ से भी ईरान पर हमले की खबरें आईं, लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी मुख्तलिफ थी, क्योंकि सऊदी के इन हमलों की जानकारी ईरान के इंटेलिजेंस को पहले ही मिल चुकी थी। हालांकि सऊदी अरब ने अपनी ताकत का इस्तेमाल ईरान के स्ट्रेटेजिक ठिकानों को कमज़ोर करने के लिए किया था, लेकिन ईरान की मुस्तैदी की वजह से उसे वो कामयाबी नहीं मिल सकी जिसकी उम्मीद इजरायली लॉबी को थी। कुवैत और ईरान के बीच भी तल्खी उस वक्त अपने उरूज पर पहुंच गई जब ये खबर आई कि कुवैत ने भी ईरान के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मिलिट्री एक्शन लिए थे। इस खबर को तब और हवा मिली जब ईरान ने ऑफिशियली कुवैत पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने ईरान की एक शिप को जब्त कर लिया है और उसमें सवार 4 ईरानी शहरियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। कुवैत का दावा है कि पकड़े गए लोग आम शहरी नहीं बल्कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के ऑफिशियल्स हैं। ईरान ने कुवैत के इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि ये सिर्फ आम शहरी हैं जो रास्ता भटकने की वजह से गलती से कुवैत की समंदरी सरहद में दाखिल हो गए। ईरान ने इस मामले पर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए कुवैत को कड़ी वार्निंग दी है कि अगर उन 4 शहरियों को फौरन रिहा नहीं किया गया तो इसके नतीजे बेहद संगीन हो सकते हैं। इसी बीच सबसे ताज़ा और सबसे हैरान करने वाली खबर ये आई है कि जब पूरी दुनिया की नज़रें जंग के मैदान पर टिकी हुई थी तब इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएई का दौरा किया था। हालांकि यूएई सरकार ने इस खबर को पूरी तरह से अफवाह करार देते हुए इससे इनकार किया है, लेकिन डिप्लोमेटिक गलियारों में चर्चा तेज है कि इसी मुलाकात में ईरान के खिलाफ अगले बड़े कदम और सिक्योरिटी डील पर आखिरी मुहर लगाई गई। खबर यह भी है कि तुर्की के अंकारा में जुलाई में होने वाली नेटो समिट में बहरीन, कुवैत, कतर और यूएई को इनवाइट किया गया है। उन्हें दावतनामा भेजा जाने वाला है। ये चारों अरब ममालिक ईरान के शदीद मुखालिफ हैं और ट्रंप के नेटो से नाराजगी के बीच अरब में अपना मुस्तकबिल देख रहे हैं। इन सारी खबरों के आने के बाद अब मुस्लिम वर्ल्ड में खलबली मची हुई है और लोग ये पूछने पर मजबूर हैं कि क्या अरब ममालिक वाकई आस्तीन के सांप निकले जिन्होंने पीठ पीछे अपने ही पड़ोसी मुल्क पर वार किया। लोगों के बीच ये चर्चा आम है कि क्या ये अरब ममालिक की अपनी सिक्योरिटी की मजबूरी थी या फिर उन्होंने इजराइल और अमेरिका के दबाव में आकर ईरान के साथ गद्दारी की है। दूसरी तरफ एक बड़ा तबका इसे इजरायली लॉबी की एक सोची समझी साजिश या प्रोपेगेंडा मान रहा है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ममालिक के बीच दरार डालना है ताकि वो कभी एकजुट ना हो सके। अगर ये प्रोपेगेंडा है तो इजरायली इंटेलिजेंस और उनकी लॉबी इसमें माहिर मानी जाती है कि कैसे झूठ को सच बनाकर पेश किया जाए और अपनों के मन में अपनों के ही लिए जहर भर दिया जाए। लेकिन अगर इन खबरों में दम है तो आने वाले दिनों में खाड़ी मुल्कों के बीच एक ऐसा कोल्ड वॉर शुरू हो सकता है जो पूरी दुनिया की मईशत यानी इकोनॉमी को हिलाकर रखेगा। उधर इन तमाम खबरों के बीच ट्रंप अपने 3 रोज के दौरे पर हैं, लेकिन इस दौरे की शुरुआत ने ही सबको हैरान कर दिया। प्रोटोकॉल और डिप्लोमेसी के लिहाज से ये बहुत बड़ी खबर बन गई
कि ट्रंप को रिसीव करने के लिए चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग खुद एयरपोर्ट नहीं पहुंचे, जिसे चीन के सख्त तेवर के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन ट्रंप ने इस पर कोई सीधा रिएक्शन नहीं दिया है। ट्रंप अपने साथ अमेरिका के एक बड़े कारोबारी की एक पूरी फौज लेकर बीजिंग पहुंचे हैं, जिससे साफ है कि इस दौरे का असली मकसद डिप्लोमेसी से ज्यादा कारोबारी समझौते हैं। इस दौरे के पीछे ट्रंप की एक बड़ी मंशा ये है कि ईरान के साथ चल रही तनातनी और जंग जैसे हालात से अमेरिका को एक सेफ एग्जिट मिल सके, और इसमें चीन अपने रसूख और ईरान से ताल्लुकात का इस्तेमाल करे। भले ही ट्रंप दुनिया को ये बताते रहे हैं कि ईरान जंग के लिए हमें चीन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हकीकत कुछ और है। इस दौरे में ट्रंप ये भी चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के बीच एक साझा ट्रेड बोर्ड बन सके, ताकि कारोबारी रिश्तों को नया रुख दिया जा सके। अगर ये बोर्ड बन जाता है तो टैरिफ यानी इम्पोर्ट ड्यूटी को लेकर चल रही लंबी खींचतान पर लगाम लग सकती है। इसके अलावा ट्रंप अमेरिका के कारोबारी घाटे को कम करने के लिए चीन पर करीब $11 बिलियन के इंपोर्ट का दबाव भी डाल सकते हैं, जिसमें खास तौर से सोयाबीन, मीट और अमेरिकी जहाज़ों की खरीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है। बैठकों का दौर आज से बाकायदा शुरू हो चुका है और शुरुआती बातचीत में ट्रंप के तेवर काफ़ी नर्म और दोस्ताना नजर आए। उन्होंने शी जिनपिंग को अपना दोस्त बताते हुए कहा कि उनसे मिलना उनके लिए फख्र की बात है। ट्रंप ने इस समिट को अब तक का सबसे बड़ा इवेंट करार दिया है। साथ ही उनके साथ जो बिजनेस लीडर्स आए हैं उनका हवाला देते हुए मुस्तकबिल के रिश्तों को लेकर काफ़ी जोश दिखाया है। शुरुआती फॉर्मल बयानों के बाद जब मीडिया को बाहर भेज दिया गया तो बंद कमरे में दोनों लीडर्स के बीच करीब 1 घंटे तक काफ़ी अहम चर्चा हुई, जिसमें कारोबार से लेकर टेक्नोलॉजी तक के पेचीदा मुद्दों पर बात हुई है। इस पूरी मुलाकात के दौरान ताइवान का मुद्दा सबसे सेंसिटिव बना रहा, जिसे दोनों मुल्क अपनी रेड लाइन मानते हैं। एक तरफ अमेरिका ताइवान को हथियारों की सप्लाई जारी रखने पर अड़ा हुआ है, वहीं चाइना कहता है कि अगर ताइवान के मसले को सही तरीके से नहीं संभाला गया तो दोनों सुपर पावर के बीच सीधा टकराव हो सकता है। जब दोनों लीडर पीसी कर रहे थे तो मीडिया ने ट्रंप से ताइवान पर 2 बार सवाल पूछे, लेकिन ट्रंप इस पर खामोशी अख्तियार किए रहे और कोई जवाब नहीं दिया, जिससे इस मुद्दे की संजीदगी और उलझन साफ साफ झलकती है। बातचीत के बाद हुई इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में शी जिनपिंग ने बहुत बैलेंस मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका को एक दूसरे का हरीफ बनने के बजाय पार्टनर बनना चाहिए, क्योंकि ट्रेड वॉर में किसी की जीत नहीं होती। उन्होंने अमेरिकी कंपनियों के लिए चीन के दरवाजे और ज़्यादा खोलने का भरोसा दिया, लेकिन साथ ही ताइवान को लेकर अपनी वार्निंग भी दोहरा दी। शी जिनपिंग का पूरा जोर इस बात पर रहा कि दोनों मुल्कों के माशी रिश्तों की बुनियाद एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने पर होना चाहिए, ताकि दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतें मिलकर आगे बढ़ सकें। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने पीसी में फिर से शी जिनपिंग के साथ अपनी दोस्ती का जिक्र किया और कहा कि आने वाले वक्त में अमेरिका और चीन के रिश्ते पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर होने वाले हैं। इस बैठक का एक बड़ा नतीजा ये रहा कि चीन ने अमेरिकी मीट के इंपोर्ट को दोबारा मंजूरी दे दी है, जिससे अमेरिकी किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। दोनों लीडर्स के बीच रिश्तों को स्टेबल बनाने पर इत्तेफाक बना है और ईरान जंग के साथ साथ यूक्रेन वॉर पर भी लंबी चर्चा हुई है। अब खबर एक और दौरे की। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर हैं और पूरी दुनिया की नजरें बीजिंग पर टिकी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ मिडल ईस्ट के तनाव के बीच ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची एक बेहद अहम मिशन पर भारत पहुंचे हैं। अरागची यहां ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक में हिस्सा लेने आए हैं, लेकिन उनका ये दौरा सिर्फ एक फॉर्मेलिटी भर नहीं है। ईरान इस वक्त चौतरफा दबाव झेल रहा है और ऐसे में अब्बास अरागची का हिंदुस्तान आना ये साफ करता है कि तेहरान के लिए हिंदुस्तान कितनी अहमियत रखता है। इस दौरे के जरिए ईरान न सिर्फ अपने हालात दुनिया के सामने रखना चाहता है, बल्कि हिंदुस्तान के साथ मिलकर माशी और कारोबारी रिश्तों की एक नई इबारत लिखने की तैयारी में भी है।
अब्बास अरागची के इस दौरे का सबसे बड़ा एजेंडा डॉलर पर डिपेंडेंसी को कम करना हो सकता है। ईरान की अरसे से ख्वाहिश रही है कि हिंदुस्तान के साथ मिलकर एक ऐसा सिस्टम मजबूत किया जाए जिससे डॉलर के बिना ही ट्रेड व्यापार मुमकिन हो सके। इसके लिए ईरान पुराने रुपए और रियाल पेमेंट मैकेनिज्म को फिर से जिंदा करने, उसे और भी ज़्यादा पुख्ता बनाने पर जोर दे रहा है। इसके साथ ही बैंकिंग और ट्रांजैक्शंस की मुश्किलों को दूर करने के लिए भी दोनों मुल्कों के बीच बातचीत होने की उम्मीद है। हिंदुस्तान के लिए ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि चाबहार पोर्ट का मैनेजमेंट और हॉर्मुज़ स्ट्रेट से होने वाली तेल की सप्लाई हिंदुस्तान की एनर्जी, सिक्योरिटी और कारोबारी पहुंच के लिए लाइफ लाइन की तरह है। अरागची ने भरोसा दिलाया है कि हॉर्मुज़ के रास्ते तेल की सप्लाई बिना रुकावट जारी रहेगी, जो हमारे मुल्क के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, खुशखबरी है। अब तक की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिक्स के मंच पर बोलते हुए अब्बास अरागची ने बेहद हमलावर रुख अपनाया और अमेरिका और इजराइल पर तीखे वार किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पिछले 1 साल के दौरान इन दोनों मुल्कों ने 2 बार ईरान की सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी करते हुए उस पर गैर कानूनी हमले किए हैं। अरागची ने उन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया जो इन हमलों के सही ठहराने के लिए दी गई थी। अरागची ने IAEA और खुद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की पुरानी रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि ईरान पर लगाए गए इल्जाम झूठे और मनगढ़ंत हैं। इस बैठक के दौरान अरागची ने अपने पड़ोसी मुल्क UAE के रोल पर भी सवाल उठाए और संगीन इल्जाम लगाए। उन्होंने दावा किया कि UAE ने अपनी ज़मीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हमलों के लिए किया था। अरागची का कहना था कि UAE की ज़मीन से ईरान के खिलाफ न सिर्फ हथियारों का इस्तेमाल किया गया बल्कि हथियारों की खरीदो फरोख्त भी हुई है। उन्होंने ब्रिक्स मुल्कों से अपील की कि वो अमेरिका और इजराइल के इन हमलों की खुलकर मजम्मत करे ताकि आलमी बिरादरी में इन ताकतों को घेरा जा सके। हॉर्मुज़ पर अपना रुख साफ करते हुए अरागची ने कहा कि रास्ता सभी कमर्शियल वेसल्स के लिए खुला हुआ है, बशर्ते जो भी जहाज़ वहां से गुजरे उन्हें ईरानी नेवी के साथ तालमेल बिठाकर चलना होगा। अब्बास अरागची के ये बयान बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। अरागची की बातों से ये साफ है कि ईरान अब सैंक्शंस के आगे झुकने के बजाय हिंदुस्तान जैसे पुराने और भरोसेमंद दोस्तों के साथ मिलकर अपनी इकॉनमी और रिश्तों को मजबूती देना चाहता है, चाहे वो रुपया रियाल में कारोबार हो या समंदरी रास्तों की सिक्योरिटी। दुनिया की सियासत और सत्ता की बिसात इस वक्त बहुत तेजी से बदल रही है। जहां एक तरफ बीजिंग में ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात सुर्खियां बटोर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची हिंदुस्तान में रिश्तों को नई जिंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी और अहम हलचल PM नरेंद्र मोदी के UAE दौरे को लेकर है। ये दौरा एक आम दौरा नहीं है, बल्कि ये 2 पुराने दोस्तों के बीच एक ऐसे इकोनॉमिकल और स्ट्रेटेजिक गठबंधन की शुरुआत है जो आने वाले बरसों में पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर अपनी छाप छोड़ेगा। PM मोदी का ये UAE दौरा ट्रेड के मोर्चे पर एक बहुत बड़ी छलांग साबित होने वाला है। खबर है कि सफर के दौरान दोनों मुल्क अपने 2 तरफा कारोबार को मौजूदा $100 बिलियन से बढ़ाकर $200 बिलियन करने का टारगेट रख सकते हैं। ये कोई मामूली कदम नहीं है, बल्कि भारत और UAE के बीच बढ़ते भरोसे और साझेदारी का सबसे बड़ा सबूत है। इस टारगेट को हासिल करने के लिए कई अहम समझौतों पर दस्तखत होने की उम्मीद है, जो न सिर्फ दोनों मुल्कों के खजाने भरेंगे बल्कि लाखों नए रोजगार के मौके भी पैदा करेंगे। एनर्जी और गैस के सेक्टर में भी इस दौरे के दौरान कुछ ऐसी बड़ी डील्स होने जा रही हैं जो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को और पुख्ता करेंगी। UAE हिंदुस्तान का एक अहम ऑयल सप्लायर है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदने और बेचने तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इसमें बड़े इन्वेस्टमेंट और बड़ी डील की बातें हो रही हैं। इसके अलावा डिफेंस में भी दोनों मुल्क एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि कुछ खास डिफेंस डील्स पर भी मुहर लग सकती है, जिससे दोनों मुल्कों की मिलिट्री ताकत और स्ट्रेटेजिक तालमेल को एक नई
ऊंचाई मिलेगी। इस दौरे की सबसे बड़ी खबर हिंदुस्तान के लिए भारत मार्ट को लेकर है। चीन ने जिस तरह पूरी दुनिया में अपने सामान को पहुंचाने के लिए ड्रैगन मार्ट के नाम से बिजनेस हब बनाए हैं, ठीक उसी तर्ज पर यूएई में भारत मार्ट बनाने की प्लानिंग पर बात चल रही है। ये एक ऐसा बिजनेस हब होगा जहां भारतीय सामानों की नुमाइश और थोक बिक्री की एक ही छत के नीचे हो सकेगी, वेयरहाउस के तौर पर। ये प्रोजेक्ट हिंदुस्तान के मेक इन इंडिया कैंपेन को ग्लोबल लेवल पर ले जाने वाला एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, क्योंकि यूएई से पूरे मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप तक पहुंच बनाना बहुत आसान है। भारत मार्ट के शुरू होने से सबसे ज्यादा फायदा हिंदुस्तान के बिजनेसमैन और खासकर एमएसएमई सेक्टर को मिलने वाला है। अब तक जिन छोटे कारोबारियों के पास ग्लोबल मार्केट तक पहुंचने के जराए नहीं थे, उनके लिए भारत मार्ट एक विंडो का काम करेगा। यहां से भारतीय प्रोडक्ट्स एक ग्लोबल हब तैयार होगा, जिससे दुनिया भर के खरीदार एक ही जगह पर हिंदुस्तानी सामानों की क्वालिटी देख सकेंगे। इससे न सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बल्कि भारतीय ब्रांड्स की इंटरनेशनल पहचान भी और ज्यादा मजबूत होगी। यूएई के साथ ये बढ़ती नज़दीकियां सिर्फ कारोबार तक महदूद नहीं है, बल्कि ये बदलती हुई दुनिया में भारत की एक मजबूत पहचान की कहानी कह रही है। अगर ये तमाम समझौते और भारत मार्ट जैसे प्रोजेक्ट्स ज़मीन पर उतरते हैं, तो ये न सिर्फ भारत और यूएई के लिए बल्कि पूरी साउथ एशिया की इकोनॉमी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। तो हमने देखा कि गल्फ के मुस्लिम ममालिक अपनी सिक्योरिटी के लिए मस्जिद अक्सा के गुनहगारों से हाथ मिला रहे हैं। वहीं ईरान रिश्तों की चाशनी लिए हिंदुस्तान जैसे पुराने साथियों की तरफ देख रहा है। ट्रंप और जिनपिंग की मेज़ पर जो फैसले होंगे, उसका असर पूरी दुनिया की जेब पर पड़ने वाला है। लेकिन हिंदुस्तान ने साफ कर दिया है कि वो इस बदलती दुनिया में सिर्फ तमाशा नहीं देखेगा, बल्कि एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। वक्त बहुत कम है और चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। आगे आगे देखिए होता है क्या।